कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले। विश्वविद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति में आरक्षण के लिए 200 सूत्रीय रोस्टर सिस्टम को बहाल करने वाले अध्यादेश को मिली मंजूरी। मानव संसाधन विकास मंत्री ने बताया सामाजिक न्याय की जीत। जम्मू में बस स्टैंड पर जोरदार धमाका, 26 लोग जख्मी, सुरक्षा बलों ने इलाके को घेरा। मामले की जांच में जुटी पुलिस। सस्ती और गुणवत्तापूर्ण दवाइयां मुहैया कराने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जोर। जन औषधि दिवस के मौके पर जन औषधि केंद्रों के मालिकों और योजना के लाभार्थियों से संवाद। देश भर में 650 जिलों में 5000 से ज्यादा जन औषधि स्टोर। सुप्रीम कोर्ट में लोकपाल नियुक्ति को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई। लोकपाल के लिए प्रस्तावित नामों को सार्वजनिक करने का निर्देश देने से इनकार। केंद्र को 10 दिन में सिलेक्शन कमेटी की बैठक की संभावित तारीख बताने को कहा। और जर्मन कार निर्माता कंपनी फॉक्सवैगन को बड़ा झटका। एनजीटी ने लगाया 500 करोड़ रुपए का जुर्माना। डीजल कार में चीट डिवाइस लगाकर पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने का आरोप। 2 महीने में चुकानी होगी जुर्माने की राशि। और खबरों में सबसे पहले बात करेंगे जम्मू की, जहां शहर में एक बड़ा हादसा हुआ है। यहां बस स्टैंड पर धमाका होने की खबर आ रही है। धमाके में 26 से ज्यादा लोगों के जख्मी होने की खबर है। धमाके की खबर मिलते ही जम्मू कश्मीर पुलिस मौके पर पहुंची और पूरे इलाके को घेर लिया। जिस जगह ये धमाका हुआ है वो भीड़ भाड़ वाला इलाका है। इस धमाके में 5 लोग घायल हुए हैं जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। Back, there has been a grenade explosion over here. It seems that the grenade has been lobbed from outside. It possibly had rolled beneath the bus and it has caused injuries to approximately 18 persons. They have all been shifted to the GMC and they are being taken care of. और इधर केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में आज कई अहम फैसले लिए गए। बिहार के बक्सर में थर्मल पावर स्थापित करने को मंजूरी मिली। वहीं विश्वविद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति में आरक्षण के लिए 200 सूत्री रोस्टर सिस्टम को बहाल करने वाले अध्यादेश को मंजूरी दे दी गई। साथ ही दिल्ली मेट्रो के फेज 4 को भी मंजूरी दी गई है। Cabinet approved the Central Educational Institution Reservation and Teacher Cadre Ordinance 2019. This has been necessitated because earlier this field was governed by UGC circulars, and interpreting those UGC circulars, the Allahabad High Court had said, delivered a judgment which was upheld by the Supreme Court, that every department should be independently taken as a unit. And the roster which was formulated resulted in either underrepresentation or negligible representation of SC, ST and also OBCs. And therefore there was a demand that the anomaly created by this should be undone. This matter was considered. The government had said that we will wait for the judgment of the Supreme Court and the review proceedings. The review was also rejected, and therefore the basis of that judgment has been altered and a new law has been brought in, wherein a university, there is a categorical declaration, a university will be taken as one unit. और आज अध्यादेश के बारे में कैबिनेट ने निर्णय लिया। ये सामाजिक न्याय की बड़ी पहल है। शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी का आरक्षण जैसा है वैसा बरकरार रहे और उसका पूरा लाभ मिले, इसका आज सुनिश्चित किया है। और अब मुझे पूरा विश्वास है, और हमने दूसरा भी आदेश दिया है कि तुरंत जो 1 साल से हमने भर्ती रोकी थी वो भर्ती तुरंत शुरू करें, क्योंकि वो निर्णय होने तक हमने भर्ती करके और नया पेंच नहीं तैयार करना चाहते थे, इसलिए हमने रोकी थी, सबके मांग से रोकी थी। अब ये तुरंत शुरू करने के लिए यूजीसी द्वारा सभी को आदेश जाएगा। और इस बारे में और ज्यादा जानकारी लेते हैं हमारे संवाददाता पंचानन मिश्रा से। पंचानन, आज की कैबिनेट मीटिंग में और क्या कुछ अहम बातें रहीं, क्या कुछ फैसले लिए गए?
देखिए अभिलाषा, जो सबसे बड़ा जो हाईलाइट था वो यही जो रिजर्वेशन का मुद्दा था यूनिवर्सिटीज और केंद्र सरकार की जो यूनिवर्सिटीज हैं उनके बारे में, क्योंकि सरकार के लिए एक तरह से ये मुसीबत का सबब भी बना हुआ था। संसद में भी इसकी लगातार मांग उठ रही थी कि जो यूनिवर्सिटीज हैं उसमें रिजर्वेशन SC ST और OBC उनको प्रॉपर नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि 13 पॉइंट जो रोस्टर है उसको कोर्ट ने मान्यता दी थी और उसके पहले 200 पॉइंट रोस्टर को जो है रद्द कर दिया गया था। और इस मांग के बाद सरकार को ऐसा लगने लगा था कि कहीं इसका संदेश गलत न जाए रिजर्व कैटेगरी में, तो इसलिए उसको अब UGC उसको आगे बढ़ाए। उसके बदले सरकार एक अब ऑर्डिनेंस लेकर आई है जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज उसको रिजर्वेशन ऑर्डिनेंस उसको कहा जा रहा है, और उसका मकसद यही होगा कि उसके जरिए वापस 200 पॉइंट रोस्टर सिस्टम को बहाल किया जाएगा, जिससे कि अब पूरी यूनिवर्सिटी को फिर से एक यूनिट मानकर यूनिवर्सिटी वाइज रिजर्वेशन का सिस्टम होगा, ना कि डिपार्टमेंट वाइज होगा। तो फिर से उसको बहाल कर दिया गया है 200 पॉइंट रोस्टर सिस्टम, जिससे कि इन SC ST OBC और जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड जो क्लास है उनको अब रिजर्वेशन ज्यादा बेहतर मिल सकेगा। और इसी तरह जो कुछ बड़े फैसले रहे उसमें से जो दिल्ली के अंदर मेट्रो के 3 कॉरिडोर उनको नई जो है मान्यता दी गई है। उससे लगभग 66 किलोमीटर जो दिल्ली के अंदर है मेट्रो का जो है वो जो कार्य क्षेत्र है वो बढ़ेगा। तो ऐसे कई अहम फैसले आज ये लिए गए हैं, क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि अभी सरकार के जो कार्यकाल खत्म हो रहा है उसके पहले ये आखिरी कैबिनेट की बैठक है, तो कई ऐसे डिसीजन ले लिए गए हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया पंचानन, विस्तार से आज की केंद्रीय कैबिनेट बैठक में लिए गए फैसलों के बारे में हमें विस्तार से बताने के लिए। और खबरों में आइए अब बढ़े आगे, और देश भर में आज जन औषधि दिवस मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल के साथ सभी के लिए गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा को सस्ता बनाने की दिशा में सरकार ने सस्ती और गुणवत्तापूर्ण जेनेरिक दवाइयों को प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के माध्यम से लोगों के बीच पहुंचाने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। तो प्रधानमंत्री ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए देश भर में जन औषधि केंद्रों के मालिकों और योजना के लाभार्थियों के साथ संवाद किया। इस दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि जन औषधि योजना से बीमारी के कारण संकट में फंसे परिवारों को मदद पहुंचाई जा रही है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार कम कीमत पर उच्च गुणवत्ता वाली दवाएं उपलब्ध करा रही है। योजना से 850 से ज्यादा दवाओं का मूल्य नियंत्रित किया गया है और हार्ट स्टेंट और घुटना प्रत्यारोपण से जुड़े इक्विपमेंट्स के दाम कम किए गए हैं। गरीब और मध्यम वर्ग के उत्तम स्वास्थ्य के लिए हम जो प्रयास कर रहे हैं उस प्रयासों की दिशा में आज का ये दिवस एक अहम पड़ाव है। इसलिए सरकार ने आज के दिन को यानी 7 मार्च को हर वर्ष जन औषधि दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया है। साथियों, जन औषधि के माध्यम से बीमारी के संकट में गिरे लाखों परिवारों को राहत पहुंचाने का ये प्रयास किया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज़ादी के 65 वर्ष में देश में 7 एम्स बने थे और हमारी सरकार के बीते 5 साल में 15 एम्स या तो बन चुके हैं या बनने की प्रक्रिया चल रही है। उन्होंने कहा कि 2008 से लेकर 2014 तक 6 वर्षों में केवल 80 दुकानें खोली गईं, लेकिन 2014 के बाद 5 साल में भी कम अवधि में हमारी सरकार द्वारा 5000 से ज़्यादा जन औषधि केंद्र खोल दिए गए। उन्होंने कहा कि कोई इलाज से वंचित न रहे, इसके लिए हमारी सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। दो बड़े कदम उठाए। पहला, सामान्य उपयोग की 850 से ज्यादा दवाइयों का मूल्य नियंत्रित किया गया है। हार्ट और नी सर्जरी जैसे उसके साथ जुड़े हुए जो चीजें खरीदनी पड़ती हैं, बड़ी डेलिकेट चीजें होती हैं, बहुत महंगी होती हैं, उसका दाम सस्ता किया गया है। दूसरा, पूरे देश में जन औषधि केंद्रों की एक श्रृंखला स्थापित की गई।
वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दृष्टिबाधित व्यक्तियों के अनुकूल नए सिक्के जारी किए। इनमें 1, 2, 5, 10 और 20 रुपए के मूल्य के नए सिक्के शामिल हैं। अपने आधिकारिक निवास लोक कल्याण मार्ग पर आयोजित इस कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री ने दृष्टिबाधित व्यक्तियों से बातचीत भी की। महात्मा गांधी कहा करते थे कि आप जो भी निर्णय करें वो निर्णय सही है कि गलत है, वो समाज के आखिरी व्यक्ति को ध्यान में रख करके सोचिए कि आपने जो किया वो उसका लाभ करेगा कि नहीं करेगा। हमारी सरकार ने इसको अपना मंत्र माना है। दिव्यांग जनों के जीवन को समझना, उनकी दिक्कतों को समझना, उनके कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाना, ऐसे अनेक निर्णय करते करते हम काम कर रहे हैं। अभी भारत सरकार की जो वेबसाइट्स हैं, करीब 100 वेबसाइट ऐसी हैं कि जो हमारे दिव्यांग जन, विशेष करके हमारे प्रज्ञाचक्षु, आराम से उस वेबसाइट को देख सकते हैं, समझ सकते हैं। ये व्यवस्था खड़ी की। तो ऐसी कई चीजें हैं, ऐसा नहीं कि सब काम हो गया है, लेकिन सरकार में एक सेंसिटिविटी आई है, एक संवेदना आई है कि भाई हर चीज करते समय इन सबको ध्यान में रखो, और उसके कारण अनेक विषयों में इस दिशा में काम हो रहे हैं। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए नागपुर मेट्रो को हरी झंडी दिखाएंगे। नागपुर मेट्रो के प्रथम चरण का मार्ग 13.5 किलोमीटर का है। ये मेट्रो खापरी से सीताबर्डी स्टेशन तक जाएगी। इस मेट्रो का काम जून 2015 में शुरू हुआ था। शुक्रवार से मेट्रो को आम लोगों के लिए खोल दिया जाएगा। ये देश की एक ऐसी मेट्रो होगी जिसके ऊर्जा का स्रोत सौर ऊर्जा होगा, यानी पूरी तरह से ये सौर ऊर्जा से चलेगी। राफेल को लेकर केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कांग्रेस पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को ना तो सेना पर विश्वास है और ना ही अदालत पर। इससे पहले कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार पर राफेल को लेकर निशाना साधा था। झूठ बोलना राहुल गांधी की फितरत हो गया है। राफेल देश की सुरक्षा के लिए जरूरी है, ऐसा वायुसेना मानती है। सुप्रीम कोर्ट ने उसमें कोई गड़बड़ी नहीं पाया, कोई कमर्शियल इम्प्रोप्राइटी नहीं पाया। सीएजी ने उसको ठीक ठाक पाया। राहुल गांधी कितना राग लापेंगे, किसकी बात सुनेंगे? वो एयरफोर्स की नहीं मानते, वो सुप्रीम कोर्ट की नहीं मानते, वो सीएजी की नहीं मानते। तो क्या अब राहुल गांधी को पाकिस्तान से सर्टिफिकेट चाहिए? तो राहुल गांधी जी, पाकिस्तान का सर्टिफिकेट आपको खुद लाना पड़ेगा। मीडिया के बारे में कहा जाता है कि हम आप पे इन्वेस्टिगेशन करेंगे, क्योंकि राफेल की जो फाइलें हैं गायब हो गई। मगर जिसने 30,000 करोड़ रुपए का घोटाला किया है, जिसके बारे में फाइल में साफ लिखा है कि पैरेलल नेगोशिएशन हो रहा था, उनके बारे में कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं होगा। लोकपाल नियुक्ति के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से 10 दिन के भीतर चयन समिति की बैठक की संभावित तारीख बताने के लिए कहा है। साथ ही अदालत ने लोकपाल के लिए प्रस्तावित नामों को सार्वजनिक करने के लिए निर्देश देने से भी इनकार कर दिया। जर्मन कार निर्माता कंपनी फॉक्सवैगन को बड़ा झटका लगा है। एनजीटी ने कंपनी पर 500 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। एनजीटी ने निर्देश दिए हैं कि फॉक्सवैगन को जुर्माने की ये राशि अगले 2 महीने में चुकानी होगी। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने कंपनी पर यह जुर्माना कार में गैर कानूनी तरीके से चिप सेट लगाने पर लगाया है। आतंकवाद विश्व शांति के लिए बड़ा खतरा है। पैराग्वे के राजधानी में उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने भारतीय समुदाय की तरफ से आयोजित स्वागत समारोह में ये बातें कही। उपराष्ट्रपति ने आतंकवाद को विश्व शांति के लिए बड़ी चुनौती बताते हुए इससे निपटने के लिए विश्व समुदाय से एकजुट होने की अपील की। उन्होंने कहा कि आतंकवाद के खात्मे के लिए विश्व समुदाय को मिलकर काम करना होगा।
उन्होंने कहा कि भारत युद्ध नहीं चाहता, लेकिन अब आतंकवाद का मूक दर्शक नहीं रह सकता। उन्होंने कहा, हाल ही में सीमा पार आतंकी ठिकानों पर कार्रवाई कर वायुसेना ने अपनी ताकत दिखाई है। We want to have good relations, including with all our neighbors, because late Prime Minister Atal Bihari Vajpayee said, you can change your friends, but you can't change your neighbor. Keeping that in mind, we are trying our best. But one of our neighbor has made terrorism as a state policy. They are aiding, abetting, funding, training terrorists continuously. Time and again, they have been persuaded. They make public commitments, but they never stop funding terrorism. Terrorism is the enemy of humanity. And as far as terror is concerned, I am happy. They said unequivocally that they stand on the same page as far as the terror is concerned. Because terror is an enemy of humanity. It has no religion. It's mad and bad. So it should be eliminated from the globe. That is possible only when the entire international community come together. We don't want any country's support for us to fight terror in India. We are capable. We have shown our capacity recently. You have seen on February 14th when they attacked the CRPF personnel and killed 40 people in a most dastardly attack. The country was enraged and the response was given quietly. Our Indian Air Force have not attacked militarily Pakistan, did not harm a single citizen, innocent citizen. They went and precisely hit the target of terrorists where this Jaish-e-Mohammed, which is an organization proscribed by the United Nations, they had a training camp and then they were living in a palatial building. There, our Air Force have identified that through intelligence and reached there and within 21 minutes destroyed their camps and came back. It's not a military attack. We don't want war. But at the same time, we can't be silent spectators to this nonsense that has been going on forever. Kashmir is an integral part of India. There is no question of any concession as far as that issue is concerned. और वहीं पराग्वे के शीर्ष नेतृत्व ने भी पुलवामा आतंकी हमले की निंदा करते हुए आतंकवाद को विश्व शांति के लिए बड़ी चुनौती बताया है और इससे निपटने के लिए साझा सहयोग पर जोर दिया है। लैटिन अमेरिकी देशों के दौरे पर पराग्वे पहुंचे उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने पराग्वे के राष्ट्रपति मारियो आब्दो बेनितेज से मुलाकात की। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच आपसी सहयोग बढ़ाने समेत कई मुद्दों पर चर्चा हुई। पराग्वे ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता का भी समर्थन किया है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और पराग्वे के राष्ट्रपति के बीच मुलाकात में आपसी हितों से जुड़े कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। पराग्वे के राष्ट्रपति मारियो ने छात्र जीवन के दौरान 25 साल पहले हुए अपने भारत दौरे को याद किया। उन्होंने भारत की बढ़ती आर्थिक ताकत की सराहना की। दोनों नेताओं ने आतंकवाद को विश्व शांति के लिए बड़ी चुनौती बताते हुए इससे निपटने के लिए सहयोग पर जोर दिया। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने पराग्वे के उपराष्ट्रपति से भी मुलाकात की। इस दौरान पारस्परिक हित के द्विपक्षीय, क्षेत्रीय, बहुपक्षीय मुद्दों पर चर्चा हुई। दोनों पक्ष पनबिजली और सौर ऊर्जा, स्वास्थ्य, पारंपरिक चिकित्सा, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, खेती, कृषि मशीनरी और जैव प्रौद्योगिकी समेत सहयोग के नए क्षेत्रों का पता लगाने पर भी सहमत हुए। साथ ही दोनों देश शिक्षाविदों और विश्वविद्यालयों के बीच सहयोग और पर्यटन के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर भी सहमत हुए। दोनों देशों ने विदेश मंत्रालयों के बीच हुए राजनयिक और काउंसुलर सहयोग को लेकर दोनों देशों के बीच दोहरे कराधान से बचाव, द्विपक्षीय निवेश संधि और प्रत्यर्पण और कानूनी सहायता समेत समझौतों को अंतिम रूप देने पर सहमति बनी। पराग्वे ने 14 फरवरी को जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सीआरपीएफ के काफिले पर हुए आतंकी हमले की कड़ी निंदा की। आतंकवाद वैश्विक शांति और स्थिरता के लिए गंभीर खतरा बताते हुए दोनों देशों ने साझा सहयोग पर जोर दिया। दोनों देशों ने सीमा पार से आतंकवाद को भी गंभीर संकट बताया। साथ ही आतंकवादियों, आतंकी संगठनों, उनके नेटवर्क और उन्हें पनाह देने वालों, वित्तीय मदद पहुंचाने वालों के खिलाफ मजबूत कदम उठाने की बात कही। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सूचीबद्ध समूहों के खिलाफ कठोर कदम उठाने पर जोर दिया। पराग्वे ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता का भी समर्थन किया। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने पराग्वे राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष से भी मुलाकात की। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने पराग्वे में नेशनल पैंथियन ऑफ हीरोज का दौरा किया। उपराष्ट्रपति ने शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी
इसके बाद उन्होंने विजिटर बुक में संदेश भी लिखा। Para nosotros los paraguayos, que es el Panteón Nacional de los Héroes. Este lugar es en donde se encuentran los restos de nuestros héroes, del mariscal Francisco Solano López. भारत पराग्वे के बीच द्विपक्षीय व्यापार पिछले 10 सालों में लगभग 10 गुना बढ़ गया है। यह 2008 और 9 के 4 करोड़ डॉलर के मुकाबले 2017-18 में बढ़कर 33.4 करोड़ डॉलर हो गया है। पराग्वे से सोयाबीन तेल का भारत को निर्यात किया जाता है। पराग्वे के राष्ट्रपति 2012 में भारत यात्रा पर आए थे। पराग्वे से भारत आने वाले वो पहले अति विशिष्ट अतिथि थे। राजकमल राव, राज्यसभा टीवी, पराग्वे। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। आप जुड़े रहिए राज्यसभा टीवी के साथ। नमस्कार।